चलो भाई चलते हैं आगे। एक और टॉपिक चैप्टर नंबर 5 को हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 5 जो है उसकी थ्योरी हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि चैप्टर 5 से रिलेटेड जो भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स बनते हैं, एमसीक्यूज़ बनते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, उसको हम डील करेंगे। एज सच इस क्वेश्चन की, या आप यूँ कह सकते हैं कि चैप्टर 5 के जो न्यूमेरिकल्स हैं एक बहुत ही ज़्यादा एक वास्ट उसका एक एरिया है। क्वेश्चन प्रीवियस अगर आप टेस्ट देखें तो उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन को लिया जाता है जो आपके सिलेबस में भी तक इंक्लूड नहीं होते। कोशिश होगी कि उन सारे क्वेश्चंस को एक नए तरीके से लिया जाए। तो चलो शुरू करते हैं कि चैप्टर 5 और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। चैप्टर 5 को शुरू करने से पहले 2-4 बातें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने नोट डाल दिया है ताकि ये 4 बेसिक पॉइंट जो हैं ये आपके नॉलेज में रहें। जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो 4 जो पॉइंट्स हैं उसको आपको याद रखना है। जिसमें नंबर 1 कि अगर कोई भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में कोई भी सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो Q जो होगा उसकी साइन आप पॉजिटिव लेंगे। तभी हमने लिखा है कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, नाउ दैट Q विल बी पॉजिटिव। ठीक, नंबर 1 ये पॉजिटिव इस सेंस में है क्योंकि हीट इज एडेड इनटू द सिस्टम, तो एड करते हैं तो साइन पॉजिटिव लेते हैं। नंबर 2 हीट इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम, अगर किसी प्रोसेस में सिस्टम से हीट इवॉल्व हो रही है और वो हीट इवॉल्व होकर सराउंडिंग में आ रही है तो ऐसी सूरत में हीट इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम, तो फिर ऐसी सूरत में Q माइनस है। ऐसी सूरत में Q क्या है? माइनस है। अब आप ध्यान से सुनेंगे। मिसाल के तौर पर अगर सिस्टम से हीट निकल रही है तो सिस्टम की हीट माइनस हो रही है, तो इस वजह से Q की जो साइन है वो हमने क्या ली है? पॉजिटिव ली है। Q की साइन हमने क्या ली है? पॉजिटिव ली है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर वर्क सिस्टम पे किया जाएगा तो कौन करेगा? सराउंडिंग। अगर सिस्टम पे वर्क करेंगे तो कौन करेगा? सराउंडिंग करेगी। अगर सराउंडिंग वर्क करेगी तो फिर किसकी एनर्जी बढ़ेगी? सिस्टम की। तो इस सेंस में हम W पॉजिटिव लेते हैं। एक्सक्यूज मी। एक और पॉइंट है जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं नाउ, दैट इज कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करेगा, अगर सिस्टम वर्क करेगा तो फिर आप जानते हैं कि सिस्टम की एनर्जी कम होगी। तो इस सेंस में W की साइन हम क्या लेते हैं? माइनस में। तो अब ये 4 पॉइंट्स याद रखो। अब ये 4 पॉइंट्स कहाँ काम आएंगी तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम बात करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं कि लिखा है कि इन अ सर्टेन प्रोसेस हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब कि कोई भी हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम ने जितनी हीट एब्जॉर्ब की है सिस्टम उतना ही वर्क डन कर रहा है। और इस वजह से आपको आगे फाइंड करने के लिए कहा गया है कि देन टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी डैश। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब और वर्क डन जो है वो अगर इक्वल हो जाएं, यानी सिस्टम को जितनी हीट दी जा रही है सिस्टम उतना ही वर्क डन करेगा, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी, क्योंकि जितना Q प्लस में होगा उतना W माइनस में होगा। तो Q की वैल्यू और W की वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम होंगे, साइन अपोजिट होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इस केस में डेल्टा E जो होगा वो 0 होगा। ये बात याद रखें। वर्क डन बाय द सिस्टम इफ इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम देन टोटल एनर्जी चेंज विल बी 0। तो इस वजह से जो गिवन ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो चेंज होगी वो पॉजिटिव होगी, बढ़ेगी। क्या टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो नेगेटिव होगी, कम होगी, या फिर टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगी? दैट्स द राइट ऑप्शन। टोटल इंटरनल एनर्जी जो होगी वो चेंज वो 0 होगी। ठीक है, एक तो बात ये क्लियर होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखें कि लिखा है कि इफ एनी सिस्टम एब्जॉर्ब्स 300 जूल ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, इन रिस्पॉन्स 250 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विल बी डैश। यानी कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम ने 300 जूल जो है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है और उसके रिस्पॉन्स में सिस्टम ने वर्क डन किया है, और जो वर्क डन किया है वो किया है 250 जूल। अब आपको बताना है कि सिस्टम की इंटरनल जो एनर्जी चेंज है वो कितनी होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हीट ज़्यादा दी है, वर्क जो है वो हीट के निस्बत कम हुआ है, तो फिर टोटल इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इस बात को ज़रा देखें। ऑप्शंस मैंने दिए हैं 550, 150, 300 या 50। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है? तो छोटी सी कैलकुलेशन है, ज़रा देखें।
फार्मूला है डेल्टा E इज इक्वल टू, ठीक है, एक होता है Q और एक होता है W। अब Q और W की साइन जो है वो हम टॉपिक को लेकर देखेंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है तो Q प्लस में लेनी है, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो W माइनस में लेना है। तो हीट की जो वैल्यू है वो है 300, तो 300 हम लेंगे प्लस में, और W जो है वो माइनस में है तो 250 इसमें से कर लेंगे माइनस, तो जो डिफरेंस आएगा नाउ दैट विल बी द 50 जूल। तो दिस इज योर आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो सी है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या था, सी था। तो आई थिंक इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पर सी लिखा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी। तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन अब आपके क्लियर होंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड सिर्फ यही क्वेश्चन होंगे। आपको इंटरनल एनर्जी चेंज जो है उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है एंड दैट्स इट। तो अब हम चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ, कंटिन्यूटी है न्यूमेरिकल्स। अब मैं यहाँ पर एक दो न्यूमेरिकल्स आपको बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस के नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इस तरह के कभी कभार आ जाते हैं। फिर हम आएंगे टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल पे। तो नाउ लेट्स सी। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने एक लिखा है, और क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने 3 इक्वेशंस लिखी हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये इक्वेशंस क्या हैं। तो आप ज़रा देखें कि सबसे पहली इक्वेशन जो नंबर ए सपोज टू बी, इसमें लिखा है कि व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पहला स्टेप है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन स्टेप नंबर 1 या पहली इक्वेशन ए। ठीक है, इस केस में जो डेल्टा एच है, जिसके लिए मैंने डेल्टा एच 1 भी लिखा है, वो वैल्यू है -x। सेकेंड इक्वेशन भी आपको गिवन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनी है इसको बाद में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड further reacting with the oxygen and finally it is forming the carbon dioxide. Second step में जो डेल्टा H है, डेल्टा H2 as I told, ठीक है, now this is equal to -y। तो पहले स्टेप की डेल्टा H x है माइनस में, और दूसरे स्टेप में -y है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हम कहानी को कार्बन से शुरू कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तक जा रहे हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो रहा। पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बना, यू कैन सी इन द फर्स्ट इक्वेशन, और फिर यही कार्बन मोनोऑक्साइड सेकेंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब ये दो स्टेप हैं कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड के सफर के। पहले स्टेप की एंथैल्पी चेंज -x, सेकेंड स्टेप की एंथैल्पी चेंज -y। आपको बताना है कि डायरेक्ट स्टेप की एंथैल्पी चेंज क्या होगी। डायरेक्ट स्टेप से मुराद यह है कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो फिर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी। तो आई थिंक क्वेश्चन की थीम समझ आ गई होगी। पहले के दो स्टेप दो इनडायरेक्ट स्टेप्स हैं, और सेकेंड इक्वेशन जो बल्कि लास्ट इक्वेशन जो नंबर सी, ये डायरेक्ट स्टेप है। आपने हेसिस लॉ में क्या पढ़ा था कि डायरेक्ट स्टेप की एंथैल्पी चेंज जो होती है वो इक्वल होती है टू द सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ द इनडायरेक्ट स्टेप। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्टेप ए और स्टेप बी यानी 1 और 2 जो स्टेप्स हैं, इन दोनों स्टेप्स को जब हम ऐड करेंगे देन वी विल फाइंड द फाइनल इक्वेशन, और ये इक्वेशन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। लेट्स सी। मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखा है कि एड इक्वेशन ए एंड बी टू गेट इक्वेशन सी, यानी इनडायरेक्ट स्टेप्स जो थे उन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर आपको मिलेगी इक्वेशन नंबर सी। तो मैंने आप देख सकते हैं कि ये है हमारी पहली इक्वेशन, आई कैन कंसीडर दिस वन एज ए, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन दैट द इक्वेशन नंबर बी। ये दोनों इक्वेशंस मैंने एज इट इज ली हैं जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन में थी। अब आप देखें कि अब हम दोनों इक्वेशंस को करने जा रहे हैं ऐड। जब ऐड करेंगे तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी। तो हमें क्या मिलेगी, फाइनल इक्वेशन मिलेगी। तो चलो देखते हैं कि इसको ऐड कर लेते हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो जो चीज़ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे होगी, जो चीज़ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे कॉमन होगी उसको हम कैंसिल करेंगे। जो चीज़ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे होगी उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो आप देखें कि कार्बन है किसी और जगह पे नहीं है, ऑक्सीजन है वो भी रिएक्टेंट साइड पे है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन आप देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड पे, तो ये भी कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन आप कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें, यहाँ रिएक्टेंट साइड पे है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पर है, प्रोडक्ट साइड पे है। तो जो चीज़ें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे कॉमन होंगी उसको हम कैंसिल कर लेंगे। अब जब हमने इसको कैंसिल कर लिया, अब रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड पे लिखेंगे, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड पे लिखेंगे। तो आप ज़रा देखें कैसे, कार्बन 1 and this one, that means you can see half oxygen and half oxygen, that become a one molecule of oxygen। ठीक है, और इस साइड पे प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम
एक्सक्यूज मी। अब आप देख सकते हैं कि डेल्टा H1 माइनस एक्स, डेल्टा H2 माइनस वाई, तो हम दोनों की जो डेल्टा H की वैल्यू इसको हम प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेल्टा H जो है एक माइनस एक्स है प्लस माइनस वाई, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर इस तरह से आप देखें माइनस का एक्स और माइनस का वाई, तो ये है हमारा आंसर। अब यहाँ पर तो हमने डेटा जो थी वो एज ए एक्स और वाई ली है। कल को आपको क्वेश्चन जो हो सकता है उसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी जा सकती है, तो आपने उन्हीं वैल्यूज को आपस में क्या कर लेना है, सम अप कर लेना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका समझ आ गया होगा। और अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ कि देखते हैं कि एक और क्वेश्चन क्या है। अब ध्यान से सुनेंगे, हम जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हुए हैं ये क्वेश्चन जो हैं आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेडली आ सकते हैं, तो ये बात आपके नॉलेज में रहे। तो मैं एक और क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, तो चलो देखते हैं क्या है। लिसन, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो भाई एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप ज़रा देखें, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी एक बेसिक मैं आपको क्लियर कर दूँ। आपको याद है कि हमने हेसिस लॉ में एक टॉपिक पढ़ा था, उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी, और उसकी एप्लीकेशन में मैंने आपको कहा था कि हेसिस लॉ जब किसी भी रिएक्शन की हीट को यानी एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन या फिर किसी भी कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन को जब कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, तो हेसिस लॉ में जो हम कैलकुलेशंस करते हैं, हेसिस लॉ में जो हम कैलकुलेशंस करते हैं उसमें हम अर्थमेटिक जो कैलकुलेशंस होती हैं सिर्फ उसको इन्वॉल्व करते हैं। मतलब कि हम या तो एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे। हमारी कैलकुलेशन सिर्फ इन 4 कैलकुलेशंस के ऊपर रहेंगी। आपकी बुक के जितने क्वेश्चंस हैं उसमें आपने अक्सर देखा होगा, उसमें आप या तो एडिशन में जाते हो या आप सब्ट्रैक्शन में जाते हो या फिर किसी क्वेश्चन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हो। सेम स्टोरी यहाँ पर है, पर ध्यान से सुनना है। ये क्वेश्चन क्या है, जस्ट लुक एट। अब आप देखें कि यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी है जिसमें फेरिक ऑक्साइड दैट इज Fe2O3 ये कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, बन रहा है आयरन दैट इज 2 मोल्स ऑफ आयरन, और इसके साथ 3 मोल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बने। ये पहली इक्वेशन है, इसकी डेल्टा H की वैल्यू है -26, सो आई कैन कंसीडर दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या जरा देखें। इक्वेशन 2 में क्या हो रहा है कि जो FeO है यानी फेरस ऑक्साइड, नॉट फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड FeO, इट रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड, इट रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देन इट फॉर्म आयरन। ठीक है, इट फॉर्म द आयरन, और फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दूसरी इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन की जो डेल्टा H की वैल्यू है वो है -16, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ये 2 इक्वेशंस हैं, इससे हमें इस इक्वेशन को, इस टारगेट इक्वेशन को हमें अचीव करना है। और ये हमारी जो इक्वेशन है आप देखें कि इसमें फेरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है फेरस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहां पर 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, और इस तरह से FeO बना और फिर CO2 बना, और इसकी डेल्टा H की वैल्यू फाइंड करनी है। याद रखें, हमारी जो टारगेट इक्वेशन है, जो क्वेश्चन इक्वेशन है, इसको अचीव करने के लिए हमें जो कैलकुलेशंस करनी होंगी उसमें हमें सिर्फ इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जो है, सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को लेकर हम फाइनली थर्ड इक्वेशन को अचीव करेंगे। और इस थर्ड इक्वेशन को अचीव करने के लिए या तो आपको किसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, या मे बी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को, जो हमारी 1 और 2 इक्वेशंस हैं, इनको अप्रोप्रिएट नंबर से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हमें क्या करना होगा, या तो इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करना होगा, या फिर 2 को 1 से माइनस करना होगा, या फिर कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगी। कैलकुलेशन 4 हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी कैलकुलेशंस हम परफॉर्म करते हैं। कुछ भी करें, थर्ड इक्वेशन को अचीव करें। अब जरा देखें कि हम थर्ड इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम इनिशियल 2 इक्वेशन से कैसे हासिल करते हैं। ठीक है, तो नाउ लिसन। तो सबसे पहले आप देखें कि मैंने इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन लिखा है, और इसके 2 स्टेप्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। यू कैन सी स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। 2 स्टेप में सारा क्वेश्चन जो है वो वाइंड अप होगा। तो नाउ लेट्स सी कैसे। सबसे पहले मैंने लिखा है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। ये जो इक्वेशन 2 जो है, इसको हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। वो कुछ यूं, क्योंकि जो हमारी टारगेट इक्वेशन जो है, ये जो हमारी टारगेट इक्वेशन जो है, इसमें FeO यानी यहाँ पर जो फेरस ऑक्साइड है, इसके कितने मोल हैं,
2 मोल्स हैं, जबकि इक्वेशन नंबर 2 है इसमें फेरस ऑक्साइड जिसके कितने मोल हैं 1 मोल है। पहले तो FeO जो है उसके मोल को इक्वल करना है ताकि जब हम फाइनल इक्वेशन में आए तो हमारा टारगेट अचीव हो। इस वजह से हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये हमारी इक्वेशन आप देख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन मैंने लिखी है, इसकी वैल्यू एज सच मैंने लिख दिया -16, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, तो फिर FeO इसके भी 2 मोल, कार्बन मोनोऑक्साइड के भी 2 मोल, आयरन के भी आप देख सकते हैं 2 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के भी आप देख सकते हैं 2 मोल, और डेल्टा H जो 16 थी माइनस की, अब वो माइनस की 32 हो गई। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम जब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारी एंड रिजल्ट क्या आई। तो इसको चलो मैं कह लेता हूँ ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक, पहला स्टेप हो गया। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, कुछ इस तरह के स्टेप को फॉलो करना है ताकि हमें फाइनल इक्वेशन मिले। तभी मैंने स्टेप नंबर 2 में लिखा है कि नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को जब 1 से माइनस करेंगे तो हमारी फाइनल इक्वेशन जो टारगेट इक्वेशन है, जो क्वेश्चन इक्वेशन है, वो हमें अचीव हो जाएगी। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे मिलती है। अब आप देखें कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो मैंने एज इट इज लिखी है, उसकी डेल्टा H की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है -26 जो मैंने पहले मेंशन की थी। अब इक्वेशन 2 को जो हमने अचीव किया है, अब मैंने इक्वेशन 2 को मैंने यहाँ पर एज सच लिखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं, और उसकी डेल्टा H की वैल्यू जो -16 थी वो ट्वाइस होकर -32 हो गई। अब हम 1 में से 2 माइनस करेंगे, 1 में से 2 माइनस करेंगे, जानते हैं आप माइनस करेंगे तो आप जानते हैं ना इसकी साइन चेंज होंगी, साइन अगर चेंज होंगी तो फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं कैसे, या तो उसकी साइन चेंज करें या जो चीज़ें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे कॉमन है उसको भी आप जो कैंसिल आउट करें। तो चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप देखें कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस का, ये हो गया माइनस का, Fe जो 2Fe हैं, ठीक है, मतलब आयरन, ठीक है, ये भी हो गया माइनस का, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये 2 प्लस का है, ये भी माइनस का हो गया, और आयरन जो है फेरस ऑक्साइड ये भी प्लस का है, ये भी माइनस का हो गया। हमने साइन चेंज कर दी। तो चलो देखते हैं कि साइन चेंज करने के बाद कौन कौन सी चीज़ें पहले कैंसिल हो रही हैं। तो आप देखें कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है 2, इसमें से ये 3 है, 3 में से 2 गए, बाकी बचा 1 कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे ख्याल में पहली पॉइंट क्लियर। नंबर 2 आयरन 2 प्लस के आयरन 2 माइनस के दोनों हो गए कैंसिल, ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, अब क्या चीज़ रह गई, अब जो चीज़ रह गई वो क्या रह गई, वो रह गई कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको ज़रा देखें, ये प्लस के 3 हैं या माइनस के 2 हैं। तो माइनस के जो 2 हैं ये कैंसिल हो गई, और 3 में से बाकी बचा सिर्फ 1 कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो कुछ भी चीज़ें बची हैं उसको हम फाइनल इक्वेशन में ले आएंगे। तो अब ज़रा देखें कैसे। अब देखें कि पहले Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड एज इट इज हुआ, इसके साथ CO ये भी एज इट इज हुआ, पर CO जो थे वो 3 होंगे, CO जो होंगे वो कितने होंगे, वो 3 होंगे। अच्छा, अब उसके अलावा आप देखें कि हमारी जो FeO जो है ये माइनस का था, इसको अगर हम इस तरफ लेकर आएँ तो आप देख सकते हैं ये प्लस का हो गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल बचा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू माइनस की है, माइनस की 26, इसमें से माइनस करना है 32, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस के 32 और माइनस का 26, हमारा फाइनल आंसर जो है वो कितना है 6। सो दैट्स द वे हाउ वी गेट द फाइनल इक्वेशन। तो आई होप कि ये बात आपकी समझ आ गई होगी कि हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन।